चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दिन की जिसे इतिहास ब्लैक मंडे के नाम से याद करता है। 19 अक्टूबर 1987। ये वो दिन था जब ऐसा लगा मानो पूरे दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम में एक भूकंप सा आ गया हो और बाजारों में हर तरफ हाहाकार मच गया। तो चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है -22.6%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो तबाही है जो अमेरिकी स्टॉक मार्केट के डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने झेली थी, और वो भी सिर्फ एक ही दिन में। जरा सोचिए, डाउ जोन्स के पूरे इतिहास में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं हुई थी। जी हां, 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन थी, उससे भी बड़ी गिरावट। इसने इन्वेस्टर्स के दिल में एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने पूरे ग्लोबल मार्केट को 1.71 ट्रिलियन डॉलर्स के फ्री फॉल में धकेल दिया। इस कहानी के कई पहलू हैं और हम एक एक करके उन्हें खोलेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रैश से ठीक पहले माहौल कैसा बन रहा था। और सच तो ये है कि बाजार एक ऐसे बबल की तरह बन चुका था जो बस फूटने को एकदम तैयार बैठा था। देखिए, 1982 से लेकर 1987 तक, मतलब करीब 5 साल, मार्केट ने एक जबरदस्त बुल रन देखा था। डाउ जोन्स, जो अगस्त 82 में सिर्फ 776 पॉइंट्स पर था, वो अगस्त 87 तक 2722 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। पूरी दुनिया के मार्केट्स में करीब करीब 300% का उछाल था। सब कुछ बढ़िया लग रहा था, लेकिन फिर क्रैश से ठीक पहले वाले शुक्रवार को मार्केट 4.6% गिर गया। ये एक तरह से आने वाले तूफान की पहली आहट थी। ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता की कई लहरें उठ रही थीं। इन्वेस्टर्स को लगने लगा था कि भाई स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, ओवर वैल्यूड हैं। ऊपर से अमेरिका का ट्रेड और बजट डेफिसिट वो बढ़ता ही जा रहा था। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का डर अलग था और डॉलर भी कमजोर हो रहा था। मतलब कुल मिला के मार्केट में एक बेचैनी का माहौल था। तो माहौल तो पहले से ही खराब था, लेकिन एक चीज थी जिसने इस आग में घी डालने का काम किया, और वो थी टेक्नोलॉजी। जी हां, नई नई कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग। उस जमाने में ये चीज बिल्कुल नई थी और सच में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। उस वक्त एक नया कॉन्सेप्ट आया था जिसे कहते थे पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना। ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी थी। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऐसे सेट किया जाता था कि जैसे ही मार्केट थोड़ा भी गिरे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली भर भर के स्टॉक्स बेचना शुरू कर दें। आइडिया ये था कि इससे इन्वेस्टर्स का लॉस कम होगा। और बस यहीं से शुरू हुआ डिजिटल डोमिनो इफेक्ट। सोचिए, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरा, इन सारे पोर्टफोलियो इंश्योरेंस प्रोग्राम्स ने एक साथ एक ही समय पर लाखों करोड़ों के सेल ऑर्डर्स डाल दिए। अब इतनी बड़ी सेलिंग से क्या होगा? मार्केट और तेजी से नीचे जाएगा, और जब वो और नीचे गया तो और सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसने एक छोटी सी गिरावट को सुनामी बना दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस आग में घी डाला इंडेक्स आर्बिट्राज ने। यह भी एक तरह की प्रोग्राम ट्रेडिंग ही थी, जिसमें ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बीच कीमत के छोटे से फर्क का फायदा उठाते थे। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका सीधा सीधा असर यह हुआ कि स्टॉक की कीमतों पर बिकवाली का प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। और सबसे मजेदार, या कहूं कि सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जिस टेक्नोलॉजी ने ये सब शुरू किया, उसी ने धोखा दे दिया। ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि उस जमाने के कंप्यूटर सिस्टम्स क्रैश हो गए, पूरी तरह ठप। घंटों तक ऑर्डर्स फंसे रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस कंफ्यूजन और पैनिक अपने चरम पर था। अब हालात ऐसे थे कि लग रहा था पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही ढह जाएगा। और तब एंट्री होती है अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की। देखिए, ब्लैक मंडे अपने आप में बहुत बुरा था, लेकिन असली परीक्षा, असली खतरा तो अगले दिन था, मंगलवार को। मार्केट में एक भयानक लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया था। मतलब कैश की किल्लत। ब्रोकरेज फर्मों के पास पैसे खत्म हो रहे थे। अगर वो दिवालिया हो जाती तो पूरा बैंकिंग सिस्टम जाम हो सकता था। और इसी खौफ के माहौल में 20 अक्टूबर की सुबह उस वक्त के फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल बयान दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि फेडरल रिजर्व सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी लिक्विडिटी चाहिए वो देने को तैयार है। बस इस एक लाइन ने घबराए हुए मार्केट को थोड़ी सांस दी। और फेड ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। खुद को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी अंतिम ऋणदाता घोषित किया। बैंकिंग सिस्टम में $17 बिलियन,
उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। $17 बिलियन की नकदी डाली और बड़े बड़े बैंकों को मनाया कि भाई सिक्योरिटीज फर्मों को उधार देना बंद मत करो, सिस्टम को चलने। तो फेड के एक्शन से अमेरिका तो संभल गया, लेकिन इस क्रैश का असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं था। इसकी लहरों ने पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिला कर रख दिया, और ये अपने पीछे कुछ ऐसी चीजें छोड़ गया जो आज भी हमारे साथ हैं। इस झटके का असर कितना ग्लोबल था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। हांगकांग का मार्केट 45% से भी ज्यादा गिर गया। अमेरिका में तो हमने देखा 22.6% की गिरावट थी, लेकिन ऑस्ट्रिया जैसे मार्केट भी 11% से ज्यादा टूटे। सोचिए, दुनिया के 23 बड़े मार्केट्स में से 19 मार्केट्स 20% से ज्यादा गिरे थे। ये एक ग्लोबल सुनामी थी। और इस क्रैश से एक बहुत बड़ी सीख मिली कि सरकार का रिस्पॉन्स कितना जरूरी होता है। एक तरफ अमेरिका था जिसने फॉरेन लिक्विडिटी दी, इंटरेस्ट रेट्स कम किए और अपनी इकोनॉमी को एक बड़ी मंदी से बचा लिया। और दूसरी तरफ था न्यूजीलैंड। उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त रखा और नतीजा, उन्हें एक बहुत लंबी और बहुत गहरी मंदी झेलनी पड़ी। और 1987 के क्रैश की शायद सबसे बड़ी देन जो आज भी हमारे काम आ रही है, वो है सर्किट ब्रेकर्स का कॉन्सेप्ट। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। जब भी मार्केट बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा गिरता है, तो ट्रेडिंग अपने आप थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इससे क्या होता है, पैनिक सेलिंग रुकती है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा सोचने का, संभलने का वक्त मिल जाता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, 1987 के क्रैश से कोई ग्रेट डिप्रेशन जैसी मंदी तो नहीं आई, लेकिन इसने हमें एक आईना जरूर दिखाया। इसने ये साबित कर दिया कि हमारी आज की दुनिया जो टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्शन पर चलती है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम कितना नाजुक, कितना फ्रेजाइल हो सकता है। एक छोटी सी चिंगारी पल भर में पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। ये हमें आज के हाई स्पीड फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?